सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 9 साल बाद भी बीएसएनएल के कर्मचारी 2017 से अपनी सैलरी रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं? और अब पार्लियामेंट में एक सीधे सवाल ने एक चौंकाने वाली बात कन्फर्म की है। अभी भी लागू करने की टाइमलाइन पर बात हो रही है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि ज्यादातर कर्मचारी चूक रहे हैं। ये देरी अचानक नहीं है, ये सिस्टम में ही है। अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं तो ये स्थिति शायद पर्सनल लगती है। हर महीने आपके खर्चे बढ़ते हैं, किराने का सामान, पढ़ाई, मेडिकल ज़रूरतें, लेकिन आपकी सैलरी अटकी हुई लगती है। हो सकता है आपने अपने मन में पहले ही हिसाब लगा लिया हो, अगर तीसरा पीआरसी लागू हो गया होता तो आज मेरी इनकम बहुत ज्यादा होती। और उम्मीद और असलियत के बीच का ये अंतर स्ट्रेस पैदा करता है, खासकर जब आप अपने परिवार के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हों। अब आइए समझते हैं कि असल में क्या हुआ है। अफवाहें नहीं, बल्कि पार्लियामेंट से ऑफिशियल अपडेट। इससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हाल ही में लोकसभा में रविंद्र वसंतराव चव्हाण ने बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरा पे रिवीजन कमेटी में देरी के बारे में एक सवाल उठाया था। सरकार का जवाब पेम्मासानी चंद्रशेखर की तरफ से आया, और ये जवाब हर कर्मचारी के लिए समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि तीसरा पे रिवीजन कमेटी लागू नहीं किया गया है क्योंकि बीएसएनएल जरूरी अफोर्डेबिलिटी कंडीशन को पूरा नहीं करता है। अब इसका आसान शब्दों में क्या मतलब है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के नियमों के अनुसार कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी सैलरी तभी रिवाइज कर सकती है जब वह इसे फाइनेंशियली अफोर्ड कर सके। खास तौर पर सैलरी रिवीजन की कुल लागत कंपनी के पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ सच्चाई ये है, बीएसएनएल ने ये कंडीशन पूरी नहीं की है, और इसी वजह से सरकार ने तीसरा पीआरसी को मंजूरी नहीं दी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सरकार ने कोई टाइमलाइन नहीं दी। इसमें यह नहीं कहा गया कि इसे 2026 तक लागू किया जाएगा। इसने नियमों में किसी भी तरह की ढील की पुष्टि नहीं की। इसका मतलब है कि स्थिति अभी भी अनिश्चित है। अब आइए समझते हैं कि इस देरी के कारण आप असल में क्या खो रहे हैं। अगर तीसरा पीआरसी लागू होता तो फिटमेंट के जरिए आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाती। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। अगर आपकी अभी की बेसिक सैलरी 45,000 रुपये है, 10% फिटमेंट पर यह 49,500 हो जाती है। 15% फिटमेंट पर यह लगभग 51,750 हो जाती है। अब यहीं से असली असर शुरू होता है। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ज्यादा बेसिक का मतलब है ज्यादा महंगाई भत्ता। अगर डियरनेस अलाउंस लगभग 50% है तो 45,000 पर डियरनेस अलाउंस 22,500 है। 51,750 पर डियरनेस अलाउंस 25,875 हो जाता है। यह पहले से ही 3,000 रुपये से ज्यादा का फर्क है। फिर एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और दूसरे फायदे आते हैं। ये सभी सीधे या इनडायरेक्टली बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी महीने की सैलरी 8,000 से 12,000 रुपये या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि पीआरसी लागू नहीं हुआ है, इसलिए यह पूरा फायदा रुका हुआ है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसे बहुत से कर्मचारी नजरअंदाज कर देते हैं, जीपीएफ बनाम ईपीएफ का असर। अगर आप जीपीएफ के तहत डीओटी के कर्मचारी हैं, आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स आपके कंट्रीब्यूशन और बेसिक पे पर निर्भर करती हैं। जब बेसिक पे नहीं बढ़ती है तो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स की ग्रोथ धीमी हो जाती है। अगर आप ईपीएफ के तहत बीएसएनएल में नौकरी करते हैं, आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस से जुड़ा होता है। तो कम बेसिक का मतलब है कम मंथली कंट्रीब्यूशन और समय के साथ कम कंपाउंडिंग। ज्यादातर एम्प्लॉय ये नहीं जानते। पे रिवीजन में ज्यादा देरी से आपका रिटायरमेंट का पैसा काफी कम हो सकता है। अब अपनी असल जिंदगी के बारे में सोचिए। एक परिवार जो एक सैलरी पर निर्भर है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हर साल बढ़ रहा है, हेल्थ केयर का खर्च बढ़ रहा है। सैलरी रिवीजन के बिना
प्रेशर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। और इसीलिए ये मुद्दा सिर्फ सैलरी का नहीं है, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मन की शांति का है। अब बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, सिर्फ इस लोकसभा जवाब जैसे ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें। पीआरसी अगले महीने आ रहा है या अप्रूवल हो गया है जैसी अफवाहों से बचें। दूसरा, अपने फाइनेंस को एक्टिवली ट्रैक करें। अगर आप जीपीएफ में हैं तो अपने कंट्रीब्यूशन को रेगुलर रिव्यू करें। अगर ईपीएफ में हैं तो ईपीएफओ या उमंग के जरिए अपनी पासबुक चेक करें। तीसरा, अपनी एक्सपेक्टेड रिवाइज्ड सैलरी कैलकुलेट करें। भले ही इसमें देरी हो, नंबर जानने से आपको अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलती है। चौथा, मौजूदा फायदों का पूरा इस्तेमाल करें। मेडिकल क्लेम, एलटीसी और अलाउंस। अब आम गलतियों के बारे में बात करते हैं। कई कर्मचारी मानते हैं कि एक बार पीआरसी अप्रूव हो गया तो पूरा एरियर जरूर मिलेगा, लेकिन यह पॉलिसी के फैसलों और फाइनेंशियल अप्रूवल पर निर्भर करता है। एक और गलती है भविष्य में सैलरी बढ़ने पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना और मौजूदा बचत को नजरअंदाज करना। और एक और, ये ना समझना कि जीपीएफ या ईपीएफ बेसिक पे से कैसे प्रभावित होता है। अब यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं। हर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे खर्च करने के बजाय बचाएं। हर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे खर्च करने के बजाय बचाएं। अपनी सभी पे स्लिप और सर्विस रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ऑफिशियल यूनियन और सरकारी अपडेट से जुड़े रहें। और सबसे जरूरी बात, अपने फाइनेंस की प्लानिंग अभी की हकीकत के आधार पर करें, भविष्य की उम्मीदों के आधार पर नहीं। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। बीएसएनएल के लिए तीसरा पीआरसी अभी भी पेंडिंग है। सरकार ने साफ कहा है कि बीएसएनएल अफोर्डेबिलिटी की शर्त को पूरा नहीं करता है। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। इस देरी का असर आपकी सैलरी, अलाउंस और यहाँ तक कि जीपीएफ और ईपीएफ दोनों के तहत आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर भी पड़ता है। लेकिन सही अवेयरनेस और प्लानिंग से आप अभी भी फाइनेंशियली सिक्योर रह सकते हैं। और यह आखिरी बात है, पॉलिसी में समय लग सकता है, अप्रूवल में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। जानकारी रखें, तैयार रहें और अपने फाइनेंशियल भविष्य को कंट्रोल करें, क्योंकि आज की क्लैरिटी आपके कल को सुरक्षित कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।